विभक्ति चिन्ह खत्म हो जाएगा और एक शब्द बन जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। जैसे देशभक्ति, यहाँ पर देशभक्ति क्या है, समस्त पद है। देश के लिए भक्ति क्या है, समास विग्रह है। ठीक है, ट्रिक देखते हैं यहाँ पर, बात समझे कि नहीं। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक को थोड़ा सा समझिए। देखिए ट्रिक को एकदम से ध्यान से देखिएगा ना तो समझ आएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले आओ, पहले आओ। देखिए जो देहात के होंगे, जो भोजपुरी समझते होंगे वो बहुत अच्छा से समझ जाएंगे, बात समझिए। तब, खूब ध्यान से देखिएगा, पहले आओ तब देखिएगा बड़ी मजा आएगा आपको समझ आगे। देखिए पहले आओ, तो आओ से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग समास का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बच्चा सबका डिमांड ये था समास का एक वीडियो बना दीजिए। समास बहुत ज़्यादा मतलब कि भारी लगता है, समास मतलब समझ में नहीं आता है, समास में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जीवन में कभी भी आपको समास परेशान नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। और आज इस वीडियो को एक ट्रिक के साथ, एक बहुत ही अच्छे ढंग से, एक कंसेप्ट के साथ टॉपिक को पूरा किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए समास को हम लोग देखते हैं। देखिए समास को हम लोग क्या है, इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। इसके परिभाषा को जब हम देखेंगे तो परिभाषा में एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है। देखिए समास और संधि तो हम लोग पढ़ लिए। संधि में देख रहे थे क्या कि उसमें एक नया, संधि में जुड़ रहा था तो एक नए वर्ण का निर्माण हो रहा था, बात समझे कि नहीं। उसमें किसी विभक्ति चिन्ह वगैरह का कोई झंझट नहीं था। लेकिन समास में जो होता है ना, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके एक विशेष या स्वतंत्र पद का निर्माण करता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग समस्त पद या समासिक पद कहते हैं, ठीक है ना। और यह जिस प्रक्रिया के तहत पूरी की पूरी घटना होती है उसे ही हम लोग समास कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ डिफिनेशन को, दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जिस स्वतंत्र पद, यहाँ पर ध्यान देना है, स्वतंत्र पद का निर्माण करता है उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं या समासिक पद कहते हैं। समझ आया, समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया समास कहलाता है, और यह जो पूरी प्रक्रिया होगा ये समास कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे थे क्या, एक चीज़ को देखिए कि विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके, विभक्ति चिन्ह क्या होता है समझिए थोड़ा सा। विभक्ति चिन्ह जब हम कारक पढ़ते हैं ना, तो कारक में हम लोग देखते हैं कि कारक टोटल 8 प्रकार का होता है, उसी में पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक भी बनाए हुए हैं, आप लोग अगर देखिएगा तो कहेगा कि हाँ क्या ट्रिक है। आपको एक ट्रिक में, एक कहानी के माध्यम से पूरे के पूरे कारक समझ जाएंगे। वो बाद की बात है, आगे चलते हैं तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे, उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे कि विभक्ति चिन्ह का। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे देश के लिए भक्ति, अगर देखिए देश के लिए भक्ति, यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखें, यहाँ पर मान लीजिए एक हम वाक्य लिखे देश के लिए भक्ति, तो ये पूरे वाक्यों के लिए कोई एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा पद है जो पूरे शब्दों के लिए यूज किया जा सकता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं देशभक्ति। देशभक्ति, देखिए दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन क्या है कि इसको तोड़ करके, इसका विग्रह करके हम एक सेंटेंस में बदल दिए। ये देश के लिए भक्ति एक सेंटेंस में बदल दिए, बात समझे कि नहीं। तो इसे कहेंगे हम लोग, जो ये जो एक पद है, एक पद मिला, इसे हम समस्त पद कहेंगे, समस्त पद या समासिक पद, यहाँ पर देख लिए, ठीक है ना। ये जो ये पूरा फैला हुआ, ये जो टूटा हुआ वाक्य है, ठीक है ना, जिसमें विभक्ति चिन्ह पूरा का पूरा दिख रहा है, उसे हम कहेंगे समास विग्रह। तो देखिए यहाँ पर जो के लिए शब्द लगा हुआ है, यहाँ के लिए लगा हुआ है, तो ये के लिए यहाँ पर तो खत्म हो गया, तो देशभक्ति डायरेक्ट आ गया, तो विभक्ति चिन्ह के लिए खत्म हो गया और देशभक्ति आ गया। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो खत्म हुआ, बात समझे कि नहीं, उसके बाद जो नया पद बना इसे समस्त पद, ये जिस प्रक्रिया के तहत हुआ है इसे ही समास कहेंगे। अब देखिए समास की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। करा क्या, समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। समास में मिनिमम 2 पदों का योग होगा। जैसे देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो 2 पद मिला, देश और भक्ति 2 पद मिला तो 1 पद बनाया, बात समझे कि नहीं। तो 1 पद कौन सा बनाया, देशभक्ति, इसे ही हम लोग समस्त पद कहेंगे, ठीक है ना। इसमें पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। करा इसमें पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप, तो यहाँ के लिए लोप हो गया कि नहीं, खत्म हो गया कि नहीं।
तो लोप का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है ना। करा विभक्ति चिन्हों के समाप्त होने के बाद समस्त पद या समासिक पद का निर्माण होता है। अभी जस्ट बताया कि समस्त पद और समासिक पद बनता है, बहुत ही ईजी है। समस्त पदों को उनके विभक्ति चिन्हों के साथ तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए करा क्या, अभी जस्ट बताया देश के लिए भक्ति, ये समास विग्रह है क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। जब विभक्ति चिन्ह खत्म हो जाएगा और एक शब्द बन जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। जैसे देशभक्ति, यहाँ पर देशभक्ति क्या है, समस्त पद है। देश के लिए भक्ति क्या है, समास विग्रह है, ठीक है। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, जिसमें से एक प्रधान पद होता है तथा दूसरा गौण पद होता है। देखिए जब भी हम समस्त पद की बात करेंगे ना तो उसमें दूगो पद होता है। समस्त पद में कितना पद होगा, दूगो पद होगा। एगो होगा प्रथम पद, दूसरा होगा दूसरा पद। प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद दूसरा पद, ठीक है ना। तो दोनों पद में से एगो पद प्रधान हो सकता है या फिर क्या होगा, तो दूसरा पद गौण होगा। एगो पद प्रधान होगा, दूसरा पद क्या होगा, गौण होगा। या कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि एक पद प्रधान होता है तो दूसरा पद क्या होता है कि प्रधान नहीं होता है, उसे हम लोग गौण शब्द कहते हैं, उसे गौण पद कहते हैं। यहाँ पर देखिए गौण पद जो प्रधान नहीं होता है। अब बात यहाँ पर आता है क्या है कि प्रधान किसे कहेंगे। देखिए प्रधान का मतलब होता है कि एक ऐसा टर्म या फिर एक ऐसा व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति हम किसको कहेंगे, जिसके रहने से सब कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, नहीं रहने और रहने से फर्क पड़ता हो, उसे हम प्रधान कहेंगे। प्रधान का मतलब ही होता है जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे एनटीपीसी को लेकर के क्या हुआ था, मतलब ये प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंटों का, ठीक है ना। तो कुछ टीचर जो थे इसमें उभर करके सामने आए थे, इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए, बात समझे कि नहीं, पूरे यूट्यूब पर ट्विटर पर आगे थे, सब किसी से आगे थे, उन पर FIR भी हुआ था। तो यहाँ पर जो टीचर आगे थे वो प्रधान हुए, बात समझे कि नहीं। देखे कि नहीं, इसमें अपने गुरुजी थे जिसमें खान सर, बात समझे कि नहीं, देखे कि नहीं, देखे बवाल मचा दिए। तो जो बवाल मचा दे, बात समझे कि नहीं, जो सिस्टम हिला दे पूरा, उसे हम प्रधान कहेंगे। जैसे अपने गुरुजी किस तरह पूरे के पूरे सिस्टम हिला दिए, रेलवे हिला दिए, संसद में चर्चा हो रहा है, बात समझे कि नहीं। तो जो सिस्टम हिला दे उसे हम लोग कहेंगे प्रधान, बात समझे कि नहीं। तो उसी तरह टीचर में जो सामने आए, जो आकर के बोले, जो स्टूडेंट के लिए लड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टीचर नहीं बोले, इसमें कुछ आगे नहीं आए, उन्हें हम गौण कहेंगे, बात समझे कि नहीं। उसी तरह ये समस्त पद में भी देखें हम लोग, समस्त पद में भी क्या होगा, एगो गौण शब्द होगा, पद होगा, एगो क्या होगा आपका, एगो पद क्या होगा आपका, प्रधान पद। जैसे देखिए इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे हमें आप बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पर राजकन्या, यहाँ पर एक मान लीजिए हम लिख दिए, यहाँ पर एक समस्त पद ले लिए राजकन्या। इसमें दूगो पद है, एगो राज और दूसरा कन्या, ठीक है ना। तो राजकन्या, इसमें से हम ध्यान में देंगे कि कौन ऐसा पद है जिसके बदलने पर पूरा अर्थ बदल जा रहा है, पूरा सिस्टम में बदल जा रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए राजकन्या, तो राजकन्या, राज, बात समझे कि नहीं, राज के बदलने पर कोई अर्थ, जैसे मान लीजिए राज की जगह पर कोई और वर्ड ला दे रहा है, राज की जगह मान लीजिए हम लोग देश ला रहे हैं, तो देश कन्या, ऐसा तो कभी हम देखे नहीं है, बात समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए कन्या की जगह पर हम पुत्र ला दे रहे हैं, तो राजपुत्र, बात समझे कि नहीं, राजपुत्री, बात समझे कि नहीं, राजभक्त। तो यहाँ पर देखिए ये कन्या की जगह पर अगर कोई और आ रहा है तो पूरा का पूरा अर्थ बदल रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कन्या हट रहा है तो पूरा अर्थ बदल जा रहा है। अर्थात यहाँ प्रधान कौन है, कन्या है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ दूसरा पद प्रधान हो गया, बात समझे कि नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कन्या क्या हुआ, प्रधान हो गया, राज क्या हो गया, गौण पद हो गया। कन्या प्रधान पद, राज गौण पद। तो यहाँ पर देखेंगे कि समस्त पद में दो पद होते हैं, एक पद प्रधान होता है तो दूसरा पद गौण होता है, कभी कभी दोनों पद प्रधान होता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर करा क्या, समस्त पद में कभी कभी पहला, कभी दूसरा, तो कभी दोनों तो कभी अन्य पद भी प्रधान होता है। यहाँ पर करा कि समस्त पद में कभी पहला, कभी दूसरा, कभी दोनों, तो कभी अन्य पद भी प्रधान होता है, ठीक है ना। तो समस्त पद में हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, पहला पद प्रधान हो सकता है, तो कभी दूसरा पद प्रधान हो सकता है, कभी दोनों पद प्रधान हो सकता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि अन्य पद भी प्रधान होता है, जैसे हम देखेंगे बहुब्रीहि समास में, ठीक है ना, कि अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार
हम इसको तोड़ दिए तो ये जो शक्ति के अनुसार तोड़े, ये समास विग्रह हो गया, ये विग्रह हो गया। ये क्या हो गया, समस्त पद हो गया, ठीक है ना। सचक्र यानी चक्र के साथ, चक्र के साथ। तो यहाँ पर देखिए ना, के आ गया, के आ गया, ये विभक्ति चिन्ह आया। विभक्ति चिन्ह जब आया इसका मतलब क्या हो गया, ये विग्रह हो गया। जब विभक्ति चिन्ह खत्म होकर एक वाक्य बन मतलब एक शब्द बना दिया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। बा इज्जत, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, यहाँ पर अगर मान लीजिए नीला हो कंठ जिसका, ये उदाहरण था, ठीक है ना। अब चलिए हम इसके कुछ टाइप्स को देखते हैं कि आखिर समास कितने प्रकार का होता है, और इसमें एक ट्रिक भी देखेंगे, आपको मजा आएगा। देखिए समास के प्रकार को अब देखते हैं। देखिए समास तो ऐसे मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। समास कितने तरह का होगा, 7 तरह का होता है। आज हम लोग इस वीडियो में, इस पार्ट में 2 तरह के समास को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज हम पूरे प्रकार को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले लाइन से, आपको लाइन से याद रखना है, उसके बाद इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह का होता है। एक को बोलते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा को बोलेंगे तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा बोलेंगे द्वंद्व समास। चौथा बोलेंगे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। पांचवा बोलेंगे द्विगु समास। छठा बोलेंगे कर्मधारय समास। सातवां बोलेंगे नए समास, नए समास। देखिए ये आपका हो गया लाइन से। अगर आप याद रखिएगा तो इसमें ट्रिक याद रखना है। अव्ययी भाव समास पहले आया तो इसका प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास दूसरा बेर में आया तो इसका दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास तीसरा बेर आया, द्वंद्व जिसमें दोनों। देखिए तो समस्त पद में तो दुई गो पद होता है, एगो प्रथम द्वितीय, दो गो पद हुआ। तो पहिलका आया उसमें प्रथम पद प्रधान, दूसरा आया उसमें दूसरा पद प्रधान, तीसरा आया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब दोनों पद प्रधान होगा, ठीक है ना। तो इसमें दोनों पद, द्वंद्व समास मतलब दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का मतलब बहु क्या होती है, दूसरे के घर से आती है और घर में प्रधान बन जाती है। बात समझे कि नहीं, आजकल के ज़माना में यही हो रहा है ना। तो बहुव्रीहि समास का मतलब क्या हुआ कि अन्य पद प्रधान, माने दूसरा प्रधान, मतलब घर के कोई प्रधान नहीं हो रहा है यहाँ पर जो समस्त पद में दोनों पद है इसमें कोई प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है। बहु नाम से ही बहु, बहु का मतलब क्या होगा, दूसरे के घर से आने वाली। बात समझे कि नहीं, दूसरे जगह का, तो दूसरे जगह का प्रधान अर्थात क्या हो गया, बहुव्रीहि समास में हम लोग देखेंगे क्या कि अन्य पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है ना। द्विगु समास, अब देखिए यहाँ पर 4 गो तो हम बहुत ही आराम से समझ गए कि पहले का प्रथम पद, दूसरा पद, दोनों पद, अब तक कुछ रहा ही नहीं तो अन्य पद। बहुव्रीहि समास में अन्य पद। अब देखिए अब 3 गो बच जा रहा है। तो देखिए द्विगु समास में क्या होगा कि जिसका प्रथम पद में संख्या लगा होगा, संख्या, प्रथम पद में क्या लगा, संख्या, 2 3 4 चौ, इस तरह का कुछ भी लगा रहेगा, जैसे चौमासा, इस तरह का। कर्मधारय समास जिसका प्रथम पद विशेष है, दूसरा पद विशेषण लगा रहा है, उसे हम लोग कर्मधारय समास, इसको बाद में पढ़ेंगे सेकेंड में, तो अभी कन्फ्यूज आ जाइएगा। नया समास जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है, नया समास, ठीक है ना। अब भाई साहब ट्रिक का बारे आता है कि ट्रिक को कैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पूरे समास के प्रकार को हम समझ जाएंगे ट्रिक से। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, आपको ट्रिक बताते हैं, अब तब मिल के मजा आते हैं बवाल। देखिए अब ट्रिक देखते हैं यहाँ पर, बात समझे कि नहीं, ये ट्रिक क्या है, ट्रिक को थोड़ा सा समझिए। देखिए ट्रिक को एकदम से ध्यान से देखिएगा ना तो समझ आएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले आओ, पहले आओ। देखिए जो देहात के होंगे, जो भोजपुरी समझते होंगे वो बहुत अच्छा से समझ जाएंगे, बात समझे कि नहीं। आज जो भोजपुरी नहीं समझते हैं तो इसके पहले वाला लाइन से जगह बताए ना कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, उसके बाद आता है आपको द्विगु समास, कर्मधारय समास, नए समास। साफा एकदम लाइन से याद कर लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले आओ तब, खूब ध्यान से देखिएगा, पहले आओ तब दोनों मिलकर, यहाँ दोनों लिख सकते हो, दोनों मिलकर बाहर
2-4 रुपया कमाए नैनीताल। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे नीचे थोड़ा सा, नैनीताल। देखिए नैनी आप ऐसे लिखे, नैनी ऐसे लिखाता है, कहेगा सब की गलती लिख रहा है नैनीताल। हम ऐसे यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि समझ आएगा। नैनीताल चलल जाई। देखिएगा बड़ी मजा आएगा आपको समझ आगे। देखिए पहले आओ, तो आओ से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो पहले, पहले का मतलब पहला पद प्रधान, तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान, पहला पद प्रधान, ठीक है। अब आया तब। तब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हैं हम। तब देखिए तब में क्या होगा, तस, तस से तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अब ब से बाद वाला पद प्रधान, तब बाद वाला। तब, तब पहले, तब पहले आओ तो प्रथम पद प्रधान, तब ओकरा बाद, ओकरा बाद का मतलब क्या, दूसरा पद। तो पहले आओ तब यानी तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान। अब आया दोनों मिलकर यानी द्वंद्व, द्वंद्व दोनों मिलकर यानी जिसमें दोनों मिलकर पद प्रधान होगा, यानी दोनों पद प्रधान होगा, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। देखिए दोनों मिलकर बाहर। अब देखिए अब दोनों पद प्रधान हो गया था, बाहर। बाहर में क्या होगा, बहुव्रीहि, बाहर से बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होगा, ब से बहुव्रीहि, और बाहर का मतलब बाहर वाला पद प्रधान, यानी बाहर वाला पद प्रधान, वाला पद प्रधान, वाला पद, ठीक है ना, प्रधान। 2-4 रुपया। अब देखिए बाहर वाला पद प्रधान हो गया, 2-4 रुपया यानी संख्या का बात हो रहा है। तो जहाँ भी प्रथम पद में संख्या आएगा उसमें ध्यान रखेंगे द्विगु समास, द्विगु, द्विगु समास। 2-4 रुपया, 2-4 रुपया कमाए, कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास यहाँ लिख लीजिए, समास, कर्मधारय समास। और नैनीताल यानी नए समास, नए समास। नैनीताल चलल जाइए लिख दिए, चलल जाइए, बात समझ नहीं। तो इस ट्रिक को अगर आप याद रख रहे हैं कि पहले आओ माने पहले आओ यानी अव्ययी भाव समास में पहिल का पद प्रधान, तब तत्पुरुष समास में यानी बाद, तब, तब पहले के बाद तब, तब मतलब दूसरी का बाद, तो दूसरी का पद प्रधान तत्पुरुष समास में पहले आओ तब। दोनों मिलकर, दोनों यानी दोनों पद प्रधान, दोनों पद मिल के प्रधान हो जाता है, ठीक है ना, तो द्वंद्व समास, दोनों मिलकर, बात समझे कि नहीं। बाहर यानी बाहर वाला पद प्रधान, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि बाहर वाला पद प्रधान, बाहर मिलकर, दोनों मिलकर बाहर। 2-4 रुपया, 2-4 रुपया संख्या का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो द्विगु समास, द्विगु समास, बात समझे कि नहीं। तो द्विगु समास में क्या होगा, 2-4 रुपया यानी संख्या की बात होगा, ठीक है ना, तो जिसका प्रथम पद संख्या होगा 2-4 रुपया, ठीक है, दोनों मिलकर 2-4 रुपया कमाए, कमाए कर्मधारय समास, यानी कर्मधारय समास में आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगा उसको में देखेंगे। कमाए नैनीताल, नए समास, नैनीताल नए समास, जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है, नैनीताल नए समास, उसे हम लोग कहेंगे नए समास, बात समझिए। नैनीताल चलल जाई, बात समझे कि नहीं। तो इस ट्रिक को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, समझे कि नहीं। तो चलिए आज अब हम लोग इसमें देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और अव्ययी भाव समास को समझेंगे। देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास में सफा दिमाग में बैठाना, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब उसे कहेंगे जो लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलता हो, ज्यों का त्यों रहता हो, बात समझे कि नहीं, उसे अव्यय कहेंगे। अर्थात इसमें ट्रिक भी बता दीजिए, जिसके पहले अनु, प्रति, प्र, उप, स, ब, बा, यथा, अनु, इस तरह का कोई भी वर्ड लगा रहेगा ना तो समझ जाइएगा कि क्या है, अव्ययी भाव समास। ट्रिक याद रखना है, जिसके प्रथम पद में, जिसके प्रथम में समस्त पद के पहले अनु, प्र, उप, यथा, यथा, अनु, बा, बे, स, बात समझे कि नहीं, इस तरह का कोई भी वर्ड लगा रहेगा, समझ जाइएगा क्या कि अव्ययी भाव समास का यह उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, अर्थात अव्यय का मतलब समझा दिए कि जो लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलता हो, ठीक है ना, जिसका पहला या अर्थात जिसका पहला पद प्रधान हो उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुत ही ईजी है, बात समझे कि नहीं। अव्ययी भाव समास का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस समास का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है, तो अव्ययी भाव समास के साफ एकदम गर्दा मचा देना है, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास का।
तो जैसे यहाँ पर देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुराग, प्रतिदिन, हर रोज, आजन्म, जन्म से। समझ आया? देखिए यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना कि जिस समस्त पद के पहले अनु, प्रति, उप ये सब लगा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। बात समझे कि नहीं? ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। इसमें हम लोग एक ट्रिक को देखें कि किस तरह जो प्रकार होता है, किस तरह हम लोग इसमें देखें कि किस तरह हम लोग संधि समास के प्रकार को देखें, एक ट्रिक को देखें, मज़ेदार ट्रिक को देखें, आपको भी समझ आया होगा। इसके बाद जो है ना हम लोग तत्पुरुष समास को नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कम बनाएंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास को भी आगे जा करके 6 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। मतलब बच्चा को समझ नहीं आता है, लेकिन उसको भी हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, एक दिमाग लगा कर एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल हलवा लगेगा आपको। यहाँ तक तो समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो फिर बार बार हम आपसे मिलते रहेंगे और जो भी वीडियो बनाएंगे पहले आप ही के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।